नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग कृतिका भाग 1 मृदुला गर्ग जी की एक कहानी या संस्मरण है। जो संस्मरण उन्होंने ऐसा लिखा है जो कहानी का रूप धारण करता जा रहा है। तो एक संस्मरण है जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, जिसमें मृदुला जी ने हमको अब उनके जीवन में आने वाली उन सभी महिलाओं का परिचय दिया है, विशेषताएं बताई हैं जो उनके जीवन में आईं और उनके जीवन को उन्होंने प्रभावित किया। उन्होंने सबसे पहले हमें अपनी नानी के विषय में बताया, उसके बाद अपनी माता के विषय में बताया, माँ के विषय में बताया, माँ के बाद अपनी दादी के विषय में बताया, दादी के बाद परदादी के विषय में बताया। उसके बाद ये अपनी 5 बहनों, अब 4 बहनें जो इनके थीं उनके विषय में इन्होंने बताना शुरू किया है। आज के वीडियो में हम लोग मृदुला जी की उन बहनों के विषय में जानकारी लेंगे जो उनके जीवन में थी। कुछ बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि मृदुला जी को लेकर के इनकी 5 बहनें थी, 4 बहनें और मृदुला जी, यानी उनके मृदुला जी के परिवार में उनकी बहनों 5 बहनें थीं और उनका एक छोटा भाई था। कह रहे हैं कि हम 6 लोगों में 4 लोग लिखते थे। तीसरे नंबर की जो हमारी बहन थी वो नहीं लिखती थी। तो जब मैंने पूछा, जब कोई पूछता था कि आखिर तुम क्यों नहीं लिखती हो, तो वो ये कहती थी कि सभी लोग लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन, तो मैं पढ़ूंगी, ऐसा उसने बोला। लास्ट की 2 बहनों ने लिखना नहीं लिखा, शुरू की 3 बहनों ने लिखा और एक भाई उसने भी लिखा। लेखिका बता रहे हैं कि हमारी जो तीसरी बहन थी उसने केवल परंपरा से हट करके हम सभी ने हिंदी में लिखना शुरू किया, परंतु उसने समय की मांग के अनुसार इंग्लिश में लिखा और वो अकेली थी जो इंग्लिश में लिखती थी। इस तरह से लेखिका जी उसे अपने से अलग बता रही। अब लेखिका जी ये बताएंगी कि हमारी बहनों की क्या विशेषता थी और वे किस तरह से हिंदी में आईं और किस तरह से लेखन कार्य शुरू किया। लेखन कार्य लेखिका ने बताया था कि इतना आसान नहीं था हमारे लिए। हमारे घर में हमें इतनी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं करता था। लेखिका करें शायद इसी का असर था कि हम इतने अधिक अकेलापन महसूस करने लगे जब कोई व्यक्ति किसी के जीवन में इंटरफेयर करता है या कुछ करने के विषय में सोचता है तो वो उसको एक कार्य मिलता है। लेखिका करें कि हम सभी पूर्ण स्वतंत्र थे। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी हमारे अंदर पूर्ण स्वतंत्रता का भाव विद्यमान था। हम सभी बहनों के अंदर और हमारे परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार की लड़की होने का भाव उत्पन्न नहीं होता था। हमें इतनी स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेखिका ने हमें ये भी बताया कि हम बहनों ने इस अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हमने लिखना शुरू किया। लेखिका और लेखिका के पिता दोनों को ही पढ़ने का शौक था। लेखिका ने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता आंदोलन, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो आंदोलन के सफल होने के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसका उत्सव इंडिया गेट पर मनाया जा रहा था, परंतु मुझे टाइफाइड होने की वजह से मैं न जा सकी और उसमें शामिल ना हो सकी। इसके लिए मैं बहुत परेशान हुई। तो मेरे पिता ने मुझे ब्रदर्स करामजो नाम का एक उपन्यास दिया था, जिसमें पढ़ करके मैं उन सारी चीज़ों को भूल गई। लेखिका ये बताना चाहती हैं कि पढ़ने का उनको इतना शौक था कि वो स्वतंत्रता आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण उत्सव में जाना इसलिए भूल गई क्योंकि उनको पढ़ने के लिए एक अच्छा विषय प्राप्त हुआ था। यद्यपि वो बहुत जाना चाहती थी और उन्होंने बहुत कोशिश की थी, पर डॉक्टर के मना करने के कारण वो जा न सकी थी। लेखिका ने अपना वो समय जो उत्सव में बिताया जाता, वो समय उन्होंने अपनी तरफ से उस ब्रदर्स करामजो को दिया। ब्रदर्स करामजो में उन्होंने कुछ पाठ ऐसे पढ़े जो उनके जीवन में लगातार उनके साथ रहे। लेखिका करें मेरे बहुत सारे लेखों में, मेरी बहुत सारे नाटकों में, मेरी बहुत सारी कहानियों में उस ब्रदर्स करामजो का प्रभाव आप देख सकते हैं। लेखिका ने एक लिस्ट दी थी जिसमें उन कहानियों के नाम थे, जिसमें इस तरह था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेखिका अपनी बहनों के विषय में हमें क्या क्या बता रही है।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लेखिका अपनी बहनों के विषय में क्या बता रहे हैं। हम लोग देख रहे थे लेखिका अपनी बहन के बारे में बता रही थी, जिसको कोई लेखिका कह रही थी अगर कोई व्यक्ति उसको परफ्यूम या इत्र भेंट करता है तो वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, मैं नहाती हूँ। यानी उसका सोचना ये था कि वो इन वस्तुओं की ज़रूरत उन्हीं व्यक्तियों को होती है जो साफ सफाई से नहीं रहते। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। तीसरे नंबर पर चित्रा है। लेखिका अपनी बहनों के बारे में बता रही हैं। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। लेखिका कह रही हैं कि मेरी तीसरी बहन जो थी उसका नाम चित्रा था। वो पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी और खुद पढ़ने के बजाय दूसरों को पढ़ाना अधिक अच्छा समझती थी। दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट, उसको अपने पढ़ने से अधिक दूसरों को पढ़ाने में अधिक आनंद आता था। इसलिए इम्तहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द यानी शिष्य। लेखा कह रही है कि चित्रा विद्यालय जाती थी परंतु स्वयं कम पढ़ती थी और दूसरों को अधिक पढ़ाती थी। तो जिनको वो पढ़ाती थी उनके नंबर बहुत अच्छे आते थे और स्वयं चित्रा के नंबर बहुत कम आते थे। तो लेखा करें इम्तहान में वो अंक ले आती थी परंतु उसके अंक कम होते थे उनकी अपेक्षा जिनको वो पढ़ाती थी। पर अपने यहाँ सब चलता था। लेखा करें पर मेरे यहाँ मेरी इतनी स्वतंत्रता थी, हम सबको को कम नंबर लाने पर किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं दी जाती थी। इसलिए सब स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते थे। करें उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करूंगी तो उसी से। लेखिका बता रहे हैं कि चित्रा के लिए जब शादी का समय आया तो उसने एक नज़र में एक लड़का पसंद कर दिया। और ऐलान करना यानी घोषणा कर देना, और यह घोषणा कर दी कि शादी करूंगी तो सिर्फ उसी लड़के से करूंगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। लेखिका कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि वाकिफ होना यानी जानकारी होना। कह हम घर वालों को भी इस बात का पता नहीं था कि किस लड़के से उसे शादी करनी है, और जिस लड़के से उसको शादी करनी थी उस लड़के को भी पता नहीं था। लेखिका कहना ये चाहती हैं कि उसने एक लड़का देखा था, चित्रा ने, तीसरी बहन मेरी मेरी तीसरी बहन चित्रा ने एक लड़का देखा था और उसी से विवाह करने की ठान ली थी। और उसने ये मान लिया था कि मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। और इस बात की जानकारी न तो हमारे घर वालों को थी और न उस लड़के को थी जिसको उसने पसंद किया था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। लेखिका बताना चाहती हैं कि वो तीसरे नंबर की मेरी बहन जिसका नाम चित्रा है वो बहुत जिद्दी थी। वो जो सोच लेती थी वो उसे करके रहती थी। उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। लेखिका कह रही कि मैं जब पहली बार उस लड़के से मिली थी तो ही मैंने उसको समझा दिया था कि जो मैं सोच लेती हूँ उसे मैं करके रहती हूँ। लेखिका ये बताना चाहती हैं कि वो अपने सोचे हुए, अपने निर्णय किए हुए विचारों पर, कार्यों पर जरा सा भी विचार नहीं करती थी और जो सोच लेती थी उसको जिद पकड़ के पूर्ण करती ही थी। जो सोच लेती हूँ होकर रहता। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए। लेखिका उस लड़के की विशेषता भी बता रही हैं कि लड़का जानता था शायद कि ये बड़ी जिद्दी है, तो उसने बात को यानी उससे विवाह करेगा या नहीं करेगा ऐसा कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं किया, और उसने पहले ही हथियार डाल देना यानी सरेंडर करना, आत्मसमर्पण कर दिया। यानी वह चित्रा की बातों से इत्तेफाक रखता था, यानी वह उसकी बातों को मान गया था। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। लेखा करें कि हम में सबसे छोटी बहन थी अचला, कुछ दिनों तक कम खिसकी मालूम पड़ती रही। खिसकी मतलब बेवकूफ़ या पागल। लेखा करें कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि वह थोड़ी एड़ी है, मतलब थोड़ी पागल है।
पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। दाखिला लेना मतलब एडमिशन लेना। उसने अपने पिता की बात मानी और पहले अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया, फिर पत्रकारिता यानी मास कम्युनिकेशन में गई और उसने अच्छी से पढ़ाई की और अच्छे से नंबरों से पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। फिर लेखक बता रहे कि पिता ने जो कहा, जिससे कहा, अचला ने चुपचाप उससे विवाह कर दिया, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। लेखक करें कि जब विवाह होने के बाद हमारी छोटी बहन जो अचला थी वो लीक पर यानी परंपराओं को नहीं निभा पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुला और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। लेखा करे कि लीक पर चलती तो विवाह के बाद परिवार संभालती, पति को देखती, बच्चों को देखती, पर वो ऐसा कर न पाई और 30 वर्ष की उम्र आते आते वो घर बार से अधिक लेखन कार्य में मन लगाने लगी। लेखिका उसको रोग कह रही है, करे कि इस तरह से उसको व्याप्त हुआ जैसे कोई रोग से ग्रसित व्यक्ति हो और वह उससे छुटकारा ना पा सकता हो। लेखिका कहना चाहती हैं कि वह मेरी बड़ी बहन मंजुला की तरह ही उम्र के 30 वर्ष में, यानी लेखिका ये कहना चाहती हैं उनकी जो बड़ी बहन मंजुला थी उन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किया था और छोटी बहन अचला ने भी लगभग इसी समय लिखना शुरू किया। एक बात हम में एक सी रही। लेखिका कह रही कि हम सभी बहनों में एक बात एक जैसी रही यानी समान थी। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। लेखिका करे कि हम बहनों की एक विशेषता थी कि हमने घर बार यानी अपनी घर गृहस्थी को परंपरागत यानी ट्रेडिशनल टाइप से तरीके से या तरह से हमने नहीं चलाया, परंतु हमने अपने घर को कभी टूटने भी नहीं दिया। कि हम जिस तरह का माहौल या जिस तरह के परिवेश में रहते थे उसमें परिवार का टूट जाना संभव था, परंतु हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। लेखिका बताना चाहती हैं कि लोग एक से अधिक विवाह करते हैं, ऐसे माहौल से ऊब करके चले जाते हैं, परंतु हम लोगों ने कभी भी दूसरी शादी करने की कोशिश नहीं की। जो शादी बनी थी उसी को कायम रखा यानी स्थिर रखा, बनाए रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डूबी नहीं। लेखा करें कि हमारी स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि हम तलाक ले लें, यानी लेखिका कहना चाहती है कि हम बहनें घर बार में उतना मन ना लगा पाई तो हमारी तलाक की स्थिति भी आ गई, परंतु हम लोगों ने कगार यानी किनारे तलाक के तट पर आने पर यानी अंतिम अवसर तक हमने जी तोड़ मेहनत की और कभी भी अपने विवाह को डूबने नहीं दिया। शायद इसीलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। लेखा करें कि शायद इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने पहले उपन्यास में ही लिखा था कि सभी लोग यह इस विश्वास सभी बहनें हम सभी बहनें इस बात पर विश्वास करती थीं कि अगर एक मर्द से हमें इतनी प्रॉब्लम है, तलाक तक की स्थिति आ गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा मर्द उस कमी को या उस मुसीबत से हमें दूर ले जाए। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, कहीं ज़रूरी नहीं है कि दूसरा मर्द हमें उन कमियों को दूर करे और हमें पहली वाली मुसीबत से बचाए। हो सकता है कि हम पहली वाली मुसीबत से कहीं अधिक मुसीबत में पड़ जाएं। इसलिए घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। लेखा करें कि हम घर के भीतर अंदर रह करके भी अपनी मर्जी से जीते थे। लेखा का कहना यह है कि हम भले कगार की स्थिति तक आ गए थे, अब हमें तालाक ले लेना चाहिए था, परंतु हम बहनों ने उसे उचित नहीं समझा और इसी विवाह को चलाते रहे और घर के अंदर ही रहकर अपने मर्जी से जीवन यापन करते रहे। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही। लेखा बता रहे हैं कि मेरा विवाह हो गया। विवाह के बाद मैं बिहार के एक छोटे से शहर डालमिया नगर में रही।
जहाँ मर्द औरत चाहे पति पत्नी क्यों ना हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बा का मतलब होता है पिंजड़ा। लेखिका बता रही कि वहाँ इतना भेदभाव था स्त्री और पुरुष में कि चाहे दोनों स्त्री और पुरुष यानी मर्द और औरत चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो परंतु पिक्चर देखते समय अलग अलग जगहों पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखक बता रही थी मैं दिल्ली में कॉलेज में नौकरी करती थी और मैं इस नौकरी को छोड़ करके बिहार के उस छोटे से कस्बे डालमिया नगर में गई थी और मुझे अभिनय अभिनय का मतलब एक्टिंग एक्टिंग करने की शौकीन थी। शौकीन मतलब मुझे हॉबी थी, मुझे शौक था कि मैं एक्टिंग करूं। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। लेखक करे कि डालमिया नगर में जो स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव था मैंने उस चलन यानी रिवाज को रिवाज से पराजय महसूस नहीं की, मैंने उसका डटकर सामना किया। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। लेखक करें कि साल भर तक मैंने मेहनत किया और मेरी मेहनत रंग लाई। साल भर के भीतर ही मैंने शादीशुदा औरतें जो दूसरे मर्दों को देखती भी नहीं थीं मैंने उन्हें पराए मतलब दूसरे मर्दों के साथ ड्रामा करने के लिए तैयार कर लिया। मना लिया यानी तैयार कर लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। लेखक बता रहे हैं कि अगले 4 वर्षों तक हमने विभिन्न प्रकार के नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। लेखक बता रहे हैं कि उसी बीच देश में अकाल पड़ा। हम लोगों ने नाटक खेल कर और उस नाटक से प्राप्त आमदनी को अकाल राहत कोष में जमा किया और हमने बहुत सारा धन इकट्ठा किया जिससे देश की अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करने के उद्देश्य में सहायता मिली। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। लेखक करें कि उनके पति का ट्रांसफ़र हो गया और वे अब बिहार से सीधे कर्नाटक आ गईं और कर्नाटक का ये ज़िला जिसे बागलकोट कहते थे बिहार के डालमिया नगर से भी बहुत छोटा था। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। लेखक बता रहे हैं कि इस समय तक हमारे पास 2 बच्चे थे जो मेरे थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे। लेखक बता रही थी अब धीरे धीरे वो स्कूल जाने के लायक हो रहे थे पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखक बता रही परंतु वहाँ पर कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। लेखिका ने कह रही हैं कि मैंने लोगों से राय ली, लोगों को बुलाया और पास के कैथोलिक बिशप की दरख्वास्त मतलब सहायता मांगनी और इल्तजा करना, अनुरोध करना, प्रार्थना करना कि उनका मिशन में उनका क्रिश्चियन मिशनरी थी, ईसाई मिशनरी थी, कहें कि वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से। लेखिका कहना चाहती हैं कि जो बागलकोट का सीमेंट का कारखाना था, कारखाना यानी फैक्ट्री थी, वो आर्थिक मदद यानी इकोनॉमिकल सपोर्ट करने के लिए तैयार थी। हम चाहते थे कि हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वह वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। जब लेखिका ने बिशप से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि उस इलाके में क्रिश्चियन जनसंख्या बहुत कम है, इस वजह से हम वहाँ स्कूल नहीं खोल सकते। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार का मतलब आग्रह। लेखिका कह रहे हैं कि मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए ऐसा कहा और उनको अपना आग्रह स्कूल खोलने के लिए आग्रह जारी रखा। यानी मैं चाहती थी कि स्कूल खुल जाए। जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेखिका ने जब बार बार बिशप से कहा तो बिशप ने एक ऐसी शर्त रखी, ऐसी बात कही जिससे लेखिका को बहुत गुस्सा आया। बिशप ने कहा मैं स्कूल खोल दूंगा, वहाँ पर खोल सकता हूँ, परंतु क्या आप मुझे यकीन दिला सकती हैं कि अगले 100 वर्षों तक वह विद्यालय चलता रहेगा।
लेखिका को गुस्सा आ गया। लेखिका ने कहा, स्कूल को छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। लेखिका ने बड़े अच्छे तरीके से बिशप को समझाना चाहा कि स्कूल की तो बात आप करिए ही ना, स्कूल 100 साल चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या उसको देखने के लिए आप जीवित रहेंगे 100 वर्षों तक। लेखिका छुपे शब्दों में ये कहना चाहती थी कि उस 100 वर्षों तक चलने वाले स्कूल को देखने के लिए क्या आप जीवित रहेंगे, परंतु उसने ऐसा नहीं कहा और बहुत संभाल के कहा कि अगले 100 वर्षों तक कोई चलेगा इसकी कोई गारंटी है, यानी व्यक्ति कभी भी मर सकता है, समाप्त हो सकता है। वे भी गुस्सा खा गए। बिशप को भी लेखिका की बातों पर गुस्सा आ गया और बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों को न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। लेखिका को गुस्सा आया और उनको भी गुस्सा आ गया बिशप को, और उन्होंने कहा, खुदा का लाख शुक्र है, यानी मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। 100% यानी 100% सत्य थी। लेखा करें कि बिशप ने जो बात कही वो सच में बुरी थी, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, परंतु उन्होंने जो कहा वो 100% सच था। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। लेखा करें कि मैं बचपन से ही जो सच होता था उसको स्वीकार करने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी। लेखिका ने स्वयं निर्णय किया कि मैं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला एक प्राइमरी स्कूल स्वयं वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रयास किया कि मैं खोलूंगी भी और कर्नाटक की गवर्नमेंट से उसको मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। लेखक बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ बहुत मेहनती लोग थे और कुछ खिसके लोग थे। खिसके यानी जुनूनी लोग, जो इस काम में जिद से लग जाएं तो फिर वो जिद पकड़ लेते थे। क्या उन्होंने जिद पकड़ ली और उन मेहनती लोगों ने मिल करके हम लोगों ने उस मान्यता, उस व्रत को यानी उस प्रॉमिस को पूरा किया और अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं वाला स्कूल खोल दिया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसके स्कूल में पढ़ने लगे। लेखा करें, मेरे स्वयं के बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे भी उसमें पढ़ने लगे। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। देखा करें कि बाद में अलग अलग स्कूलों में अपनी योग्यता के अनुसार वे अलग अलग जगहों पर एडमिशन, दाखिला मतलब एडमिशन भी पा गए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में ये कहानी समाप्त हो जाएगी।